एमसीक्यू का वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर सीबीओ में पूछे हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 501, डीडी इज नॉन बियरर इंस्ट्रूमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। देखिए डीडी क्या है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक हो, प्रोवेशनरी नोट हो, है ना, ये सब क्या है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। और जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सेक्शंस में लिखे रहेंगे, और सेक्शंस कौन सी होगी, तो तमाम सेक्शन है। जैसे आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन नंबर 85A आपके डीडी के बारे में बताता है, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बताता है। तो आंसर इज एनआई एक्ट 1881, दैट इज सेक्शन नंबर 85A डीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 502, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने नाम सुना, लेकिन फिर भी जब फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो आपसे गलती ना हो इस कारण से UIDAI जो आधार कार्ड इशू करने की अथॉरिटी है आपके कौन से डिपार्टमेंट को है, तो नेम इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए सब में, अच्छा एक में ही ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सेकंड में यूनिट आइडेंटिफिकेशन है, यूनिफाइड है तो यूनिफाइड आइडेंटिटी है। तो ध्यान से देखेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपके 12 डिजिट आधार कार्ड को क्या करती है, तो इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 503, व्हाट इज पारी पासु चार्ज इन कंसोर्टियम फिनांस। देखिए ये जो सिंडिकेट फिनांस होती है या कंसोर्टियम फिनांस होती है, इसका मतलब ये होता है जो वन और मोर देन वन लेंडर, है ना, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लेंडर जब एक साथ मिलके कोई बड़ा फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, है ना, करते हैं तो उसे हम कंसोर्टियम फिनांस कहते हैं। जब कोई बड़ा आपके सपोज प्रपोजल जो है वो बड़ा होगा, तो रिस्क को डाइवर्सिफाइड करने के लिए, कैपिटल को बढ़ाने के लिए आपके ये ग्रुप ऑफ द लेंडर मिलके फिनांस करते हैं। क्या कहता है कि व्हाट इज पारी पासु चार्ज इन कंसोर्टियम फिनांस। तो पारी पासु क्या होता है, तो पारी पासु होता है कि अगर 5 बैंकों ने फिनांस किया है तो सभी बैंकों का इक्वल इक्वल चार्ज होगा, है ना। तो अगर 100 करोड़ का आपका कोलेट्रल है ना, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, तो 20-20-20-20 के सबके मतलब इक्वल चार्ज ऑफ फिनेंशियल लेंडर होगा। दिस इज कॉल्ड पारी पासु चार्ज, है ना। जो भी हम कोलेट्रल क्रिएट करते हैं उसमें इक्वल चार्ज ऑफ द लेंडर होगा, ऑफ द बैंक होगा। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 503। क्वेश्चन नंबर 504, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AML। देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आपके 2002 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम था PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग आपके टेररिस्ट आपके टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, और इसी के लिए PMLA एक्ट आया। AML क्या होता है, तो इसी का भाग है AML, दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो एंटी मनी लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटी एक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटी मार्केट लॉन्ड्रिंग लिखा हुआ है। तो आप अगर ऑप्शन सही ढंग से देखेंगे तो कंफ्यूजन आ जाता है कौन सा है ना। इस कारण से ध्यान से देखेंगे, दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ AML, दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन 505, तो 504 के साथ हम ए नंबर ऑप्शन पे जाएंगे। 505, व्हाट इज द रिस्क वेटेड एसेट फॉर स्टाफ हाउसिंग और सुपर इन्वेस्टर। जो भी रिटायर आपके होते हैं उसके लिए जो रिस्क वेटेड है वो आपकी क्या है, तो 20% है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल एंड एट पार विथ ऑल बैंक्स। तो ये आपको थोड़ा सा ये कोड आपसे पूछा हुआ था, तो यहाँ पे संभवतः मुझे नहीं लगता है किसी के पास इसका इन्फॉर्मेशन होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 506, ए चेक कैन बी ड्रॉन बाय। चेक वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एनआई एक्ट सेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है, जिसमें ड्रॉर जो साइन करता है, जिसका अकाउंट होता है, ड्रॉर कहते हैं। बैंक जो होती है वो ड्रॉई होगी, और जिससे पैसा मिलता है वो पेई होता है। तो ड्रॉ कौन करता है, तो सीधी सी बात है, जो ड्रॉई होता है वही ड्रॉ करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज who a check can be drawn by. A check can be drawn by only bank which called drawee. So option number A is correct for question number 506. Question number 507, saving account interest decided by whom. देखिए सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है पहले आरबीआई डिसाइड करती थी कितना बैंक देगी, तो एट पार जो भी आरबीआई कहती थी सभी बैंकों को एक जैसा देना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। दिस इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक इटसेल्फ ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस। तो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया कि हम कौन से बेसिस पे देते हैं, डेली देते हैं, एनुअल, हाफ ईयरली देते हैं। तो यहाँ पे देते हैं, मतलब अलग अलग जो बैंक है, डिफरेंट बैंक डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे करती है। बड़ी जो लेंडर है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2.75% लेंड करते हैं, आपकी सेविंग पे इंटरेस्ट देती है। तो डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक, है ना। फर्दर हम ये जानेंगे कि कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस एंड पेड क्वार्टरली,
है ना। तो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्वार्टरली होगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बैंक आपकी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 508, व्हाट इंटरेस्ट डज आरबीआई पेज ऑन सीआरआर मेंटेन। देखिए सीआरआर क्या है, तो सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो व्हेन डिफरेंट कमर्शियल बैंक मेंटेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल एनडीटीएल इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई विदाउट एनी इंटरेस्ट। आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। द आंसर इज एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, व्हाट इंटरेस्ट डज आरबीआई पे फॉर सीआरआर मेंटेन। तो आंसर इज नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो यहाँ पे इस आंसर को आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। आंसर राइट आंसर विल बी नो एनी इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई। तो दिस आंसर इज रॉन्ग। द राइट आंसर विल बी नो एनी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स अगेंस्ट सीआरआर डिपॉजिट व्हिच डिफरेंट कमर्शियल बैंक कीप in the form of cash with RBI. तो C is the correct answer. Question number 509, SLR is under which section and act? देखिए SLR बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SLR हो गया, CRR कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है। तो SLR जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना, वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो दिस SLR is described under BRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन नंबर 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको कोई भी एग्जाम आप दें, है ना, एसएलआर और सीआरआर देखने को मिलेगा। तो एसएलआर इज अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीआरए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 509। क्वेश्चन नंबर 510, हु कैन मेक स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक। देखिए आपने चेक इशू कर दिया है, बाद में आपको लग रहा है कि हमें ये चेक पेमेंट नहीं करवाना है। आपने सपोज किसी बिल्डर को दे दिया, आपने सपोज किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो आप उसका रिक्वेस्ट स्टॉप पेमेंट का डाल सकते हैं। दिस स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट कैन ओनली बी ड्रॉ बाय ए ड्रॉर। जिसका चेक है सिर्फ वही रिक्वेस्ट पुट ऑन कर सकता है कि हमें हमें चेक का जो पेमेंट है वो नहीं करना है। तो दिस इज what the answer of question number 510, that is C, that is drawer। drawer कौन होता है, जो साइन करता है, जिसका चेक होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, उसी को हम drawer कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक। तो दिस अकाउंट होल्डर drawer can only put a request for a stop payment of check। क्वेश्चन नंबर 511, हु इज द हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए HUF जो अकाउंट है ना, फुल फॉर्म ऑफ HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पे आपके गोत्र और जो गोत्र एक खानदान, चूंकि एक परिवार का अकाउंट होता है आपके, बेसिकली टैक्स के पर्पस के लिए आपके बिजनेस रन करने के अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें एक जो हेड ऑफ द मेंबर होता है ना, उसका जो सन होगा वो उसी गोत्र का होगा, लेकिन सन की जो वाइफ होगी वो डिफरेंट गोत्र की होगी। तो यहाँ पे को पार्टनर और मेंबर का जुड़ाव होता है ना। को पार्टनर कौन होते हैं, तो जो कर्ता इज द हेड ऑफ फैमिली, जो कर्ता के कुल और गोत्र से जुड़े होते हैं उसे को पार्टनर कहते हैं, और जो कर्ता के कुल और गोत्र से जुड़े हुए ना हो उसे मेंबर कहते हैं। सपोज कर्ता इज ए इज द कर्ता, तो ए का जो लड़का या लड़की होगी वो को पार्टनर कहलाएगी। लेकिन अगर लड़का का शादी हो गई है और उसकी जो बहू है, मतलब ए की जो बहू होगी, मेंबर कहलाएगी। सिमिलरली ए की अगर बेटी है तो को पार्टनर होगी, लेकिन बेटी का अगर हस्बैंड हो गया तो वो मेंबर होगा। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्ता के गोत्र से जुड़े हुए जो होते हैं उसे हम को पार्टनर कहते हैं, और जो सेम गोत्र से ना हो उसे हम मेंबर कहते हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता ओनली, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्वेश्चन नंबर 512, इन बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट वीजा इज रिलेटेड। देखिए वीजा क्या है, सबसे ओल्डेस्ट आपकी कार्ड पेमेंट सिस्टम है। तो ये जो आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अमूमन आप देखते होंगे, तो ये जो कार्ड आप लेके चलते हैं उसमें वीजा, मास्टर, रुपए लिखा रहता है। तो वीजा कहाँ लिखा रहेगा, इन कंटेक्स्ट विद बैंकिंग। ऐसा नहीं कि आपसे डायरेक्ट वीजा पूछ लिया गया, पासपोर्ट वीजा को हम आंक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंकिंग कंटेक्स्ट में वीजा जो है ये एक कंपनी है जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट सेटलमेंट की कंपनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 512। क्वेश्चन नंबर 513, PSL परसेंटेज शुड नॉट बी लेस देन। एग्री के लिए कितना किया गया, तो एग्री के लिए 18% से लेस देन PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 514, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स जो BC होते हैं, जो आपके बैंक के बिहाफ पे गांव में काम करते हैं, वो कौन होते हैं बैंक के लिए, तो दे आर कंसिडर्ड एज एजेंट, है ना। तो यहाँ पे एजेंट होते हैं, स्टाफ नहीं होते हैं, लैंडलॉर्ड नहीं, स्पाई नहीं, एजेंट होते हैं। जैसे LIC के एजेंट आप देखते हैं, है ना, कि LIC के बिहाफ पे वो पॉलिसी लाते हैं,
है ना, पंच करते हैं, तो वैसे ही बैंकिंग के बिहाफ पे अकाउंट खोलना, उन्हें छोटा सा विड्रॉल या डिपॉजिट लेना, दैट इज पार्ट ऑफ द बीसी. द बीसी आर कॉल्ड एजेंट ऑफ द बैंक. क्वेश्चन नंबर 515, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर नॉमिनी कैंसिलेशन. देखिए नॉमिनी पहली बार डालना, नॉमिनी चेंज करना, नॉमिनी कैंसिल करना, तो ये D1, D2, D3 फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे कैंसिलेशन की बात पूछी जा रही है, तो D2 फॉर्म इज फॉर कैंसिलेशन इन नॉमिनी. क्वेश्चन नंबर 516, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफरिंग सेविंग बैंक इंटरेस्ट. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट होता है वो इंडिविजुअल बैंक तय करती है, डिसाइड इंडिविजुअल बैंक करती है, और डेली प्रोडक्ट बेसिस पे करती है, और क्वार्टरली पे किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना, कि कैलकुलेट डेली होगा लेकिन आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो क्वार्टरली होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 516. सी वुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 517, व्हेन एनपीए बिकम्स स्टैंडर्ड. एनपीए अगर कोई लोन है, एनपीए कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वैसा लोन जिस पे 90 डेज तक हमारा कोई रीपेमेंट नहीं आया है उसे एनपीए कहते हैं. तो अगर हमारा जो ओवर ड्यू है उसमें पैसा आ गया तो क्या होगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, सीधी सी बात है. तो आफ्टर रीपे ऑफ ड्यू, जो भी हमारा ड्यू है वो ड्यू अगर हमने पा लिया है, रिकवर कर लिया है, तो नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगी उसमें द एनपीए बिकम स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है आफ्टर रीपे ऑफ ड्यू इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 518, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर केवाईसी टू बी डन फॉर लो रिस्क कस्टमर. देखिए केवाईसी के आपके क्या होते हैं, रिस्क कैटेगराइजेशन के आधार पे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड लो रिस्क, सेकंड इज कॉल्ड मीडियम रिस्क, थर्ड इज कॉल्ड हाई रिस्क. लो रिस्क का जो आपका रिन्यूअल ऑफ केवाईसी है वो ईच आफ्टर 10 ईयर्स होगा. मीडियम रिस्क का ईच आफ्टर 8 ईयर्स होगा. एंड फॉर हाई रिस्क जो आपके एनआरई एचयूएफ अकाउंट होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर के अकाउंट होते हैं, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन के अकाउंट होते हैं, वो ईच आफ्टर 2 ईयर्स होते हैं. तो जो हमारा आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो क्या होता है, तो गवर्नमेंट अकाउंट है तो लो रिस्क अकाउंट है. कोई करंट अकाउंट है ना, या फिर कोई इनऑपरेटिव अकाउंट है, प्रधानसी विमेन का अकाउंट है, पान शॉप है, तो वो क्या होगा, मीडियम रिस्क अकाउंट होगा. तो यहाँ पूछा लो रिस्क कितने साल, तो आफ्टर 10 ईयर्स रिन्यूअल ऑफ केवाईसी इज रिक्वायर्ड. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 519, व्हाट इज द नेफ्ट लिमिट फॉर वर्किंग कस्टमर. देखिए नेफ्ट की जो लिमिट है ₹1 से लेके नो लिमिट तक है अमूमन, है ना, कि आपके पास अगर चेक है तो ₹1 आप भेज सकते हैं दूसरे बैंक के अकाउंट में से लेके, जिसकी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है. तो ये आपके उन अकाउंट होल्डर्स के लिए है जिनके पास चेक है. लेकिन अगर चेक नहीं है और ऐसे ही हम चले गए कैश लेके, तो कैश कैन नॉट बी एक्सेप्टेड मोर देन 50,000. तो वर्किंग कस्टमर हम उन्हें बोलते हैं जिनका अकाउंट नहीं है, जिनके पास चेक नहीं है, कैश लेके जा रहे हैं, तो 50,000 से ऊपर हम सेकंड अदर अकाउंट में नहीं भेजेंगे. डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 519. Question number 520, for opening a saving account, what is required other than ID and address proof. देखिए जो OVD डॉक्यूमेंट है ना, जो OVD, there are 6 OVD डॉक्यूमेंट जो हमें आज के डेट में केवाईसी को फुलफिल करने के लिए लगता है. स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्शन आईडी हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, नरेगा कार्ड हो, या फिर पॉपुलेशन रजिस्ट्री में नाम और आईडी और एड्रेस हो. तो ये दी आर ओनली 6 OVD. तो इस आईडी और एड्रेस को छोड़ के जनरली हमें अकाउंट ओपनिंग में फोटोग्राफ की भी जरूरत पड़ती है. तो ए इज द राइट आंसर, दैट इज फोटोग्राफ. हाउएवर जो केवाईसी का रिक्वायरमेंट है वो आपकी ओवीडी से हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 521, इक्विटी मॉर्गेज इज डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. इक्विटी मॉर्गेज हमेशा और हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका डिसीजन होता है इक्विटी मॉर्गेज. बी विल द राइट आंसर फॉर इक्विटी मॉर्गेज. जो भी इंग्लिश मॉर्गेज आप करें, इक्विटेबल मॉर्गेज आप करें, जो भी आप मॉर्गेज करते हैं तो उसका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किसके रेगुलेशन में आता है. क्वेश्चन नंबर 522, ए बैंक अकाउंट इज डॉर्मेंट व्हेन इट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स. देखिए इनऑपरेटिव अकाउंट और डॉर्मेंट अकाउंट दो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं. इनऑपरेटिव अकाउंट हम उन अकाउंट को बोलते हैं जिसमें 6 महीने तक कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ है, or if the same will continue for next 2 years, the account will be considered as dormant. All inoperative account is considered as medium risk account. This is very very important. जो भी KYC गाइडलाइन है उसमें अगर अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिस्क कैटेगराइजेशन है वो आपके लो रिस्क से चेंज होकर आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपके मीडियम रिस्क पे चला जाएगा. और अगर 2 साल पे भी कुछ भी नहीं होता है, द अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज डॉर्मेंट. और यहाँ पे अगर 10 साल की बात कर दें, 10 साल कोई नो डेबिट नो क्रेडिट, द अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज डेफ अकाउंट, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड.
तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 522. क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ चेक? तो चेक इज वैलिड फॉर ओनली 3 मंथ, दैट इज 90 डेज, है ना। तो वैसे चेक जो आपने 90 डेज की पीरियड को खो देता है उसे हम बोलते हैं स्टिल चेक. स्टिल मतलब बासी. तो व्हेन चेक लॉस्ट द वैलिडिटी ऑफ 90 डेज, द चेक विल बी कंसिडर्ड एज स्टिल चेक. तो 90 डेज के बाद उस चेक का पेमेंट नहीं होगा. Question number 524. A child considered as minor till he attend the age of. तो इंडिया में आपकी माइनर का जो एज है वो हम 18 ईयर्स अटेंड करते हैं. However, सोल माइनर के लिए जो अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं वो आफ्टर 10 ईयर्स हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए 18 ईयर ही होगा, लेकिन सोल माइनर के अकाउंट अगर पूछा जाए तो आफ्टर 10 ईयर्स वी कैन ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ सोल माइनर. क्वेश्चन नंबर 525. व्हाट इज द नेम ऑफ टीडीएस रिडम्पशन फॉर सीनियर सिटीजन? देखिए, सीनियर सिटीजन अगर आपके टीडीएस में छूट चाहते हैं तो उन्हें जिस फॉर्म को बैंक में फिल करना पड़ता है अगर उनका एफडी है ना, दैट इज द फॉर्म इज 15H ऑन ईच financial year or after each renewal. This 15H has to be submitted in bank by senior citizen. If senior citizen नहीं है और फिर भी टैक्स में डिडक्शन चाहते हैं तो for non senior citizen the forms are 15G. Question number 526. What is the maximum insurance covered by under DICGC? DICGC Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India है और ये मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कवर करती है वो 5 लाख रुपीस का होता है इन वन बैंक. अगर आपका 5 लाख रुपीस ABC अकाउंट में ABC बैंक में है और 2 लाख रुपीस आपका XYZ बैंक में है तो पर बैंक को ये कवर करता है, ना कि आपके डिपॉजिट को कवर करता है. तो पर बैंक के लिए ये अमाउंट 5 लाख है. तो आपका इस बैंक में भी 5 लाख रुपीस इंश्योर्ड है और आपका इस बैंक में भी 2 लाख रुपीस इंश्योर्ड है. तो मैक्सिमम जो डीआईसीसी कवरेज पर बैंक है वो 5 लाख रुपीस है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 526. Question number 527. In which of the following case DICGC is not applicable? DICGC का इंश्योरेंस किसको एप्लीकेबल, किसको सपोर्ट नहीं करती है? The answer is प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी. जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं बैंक में उसे उसको सपोर्ट रहेगा. आरआरबी में है उसे भी रहेगा, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में है उसमें भी रहेगा, है ना, आरआरबी में भी रहेगा. लेकिन जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है पीसीएस है उसमें अगर आपने अकाउंट ओपन किया है और वो अगर दिवालिया हो जाती है बैंक तो डीआईसीसी कब पैसा देती है वो भी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ओनली, है ना. तो अगर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में अकाउंट है और वो बैंक अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो योर डिपॉजिट इज नॉट इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो राइट आंसर विल बी सी फॉर क्वेश्चन 527. क्वेश्चन 528. इन व्हिच द फॉलोइंग केस सरफेसी सिक्योरिटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये 2002 में एक्ट आया था जिसमें विदाउट इंटरफेयर ऑफ कोर्ट हम आपके मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ऑक्शन सेल कर सकते हैं. ये पावर आपके बैंकों को दिया गया इन केस ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज कोलेटरल. ये इसमें कह रहा है जो फॉलोइंग केसेस सरफेसी एक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड. सरफेसी कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होगा? तो आप जाने कि अगर 1 लाख रुपए का लोन है और आउटस्टैंडिंग आज के डेट में 20,000 रुपए से कम है तो आप उस पे सरफेसी के एक्शन जो 13/2 हम इशू करते हैं और आफ्टर 60 डेज 13/4 हम इशू करते हैं, फिर सिंबॉलिक पोजीशन और फिर फिजिकल पोजीशन लेते हैं. ये जो हमारी सरफेसी की प्रोसेस है ये एप्लीकेबल उन एसेट्स पे नहीं होगा जिनका आउटस्टैंडिंग बिलो 20% है. दिस इज व्हाट सरफेसी इज. क्वेश्चन नंबर 529. What is the limit of cash transaction above which a PAN is mandatory? अच्छा, कौन से मतलब ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं जिसमें पैन मैंडेटरी है? तो द आंसर इज 50,000. मोर देन 50,000 कैश इज पैन इज मैंडेटरी, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर. क्वेश्चन नंबर 530. Among which of the following cannot open a saving account? कौन सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता है? पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यस, कैन ओपन सेविंग अकाउंट. नेक्स्ट है आपका माइनर, यस, माइनर कैन ऑल्सो ओपन. पुअरेस्ट अमाउंट, पुअर, तो ये तो इनके लिए तो खोलेंगे ही खोले. लेकिन बिजनेस एंटिटी इनके लिए करंट अकाउंट रखा गया है, इनके लिए सेविंग अकाउंट नहीं है. तो बिजनेस एंटिटी कैन नॉट ओपन सेविंग अकाउंट, हाउएवर दे कैन ओपन करंट अकाउंट ओनली.
सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 530। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन 531। व्हाट इज इंटरेस्ट स्प्रेड? इंटरेस्ट स्प्रेड की, जब भी आप कोई लोन देंगे और जब आप अरेंजमेंट लेटर या एग्रीमेंट लेटर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्प्रेड का वर्ड लिखा होता है। द मीनिंग ऑफ स्प्रेड इज लेंडिंग डिपॉजिट रेट, है ना। तो जो भी जिस बेस रेट से ज़्यादा आपको, जैसे EBLR है और उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। तो लेंडिंग डिपॉजिट रेट को ही हम स्प्रेड रेट, सपोज EBLR इज 8% और आपसे 10% का बैंक डिमांड कर रहा है, तो दिस 2% इज कॉल्ड 2% is called spread, right? This is called interest spread. The right answer is lending deposit rate. Question number 532. An advance is of 40 lakh and total asset of 10 lakh. What is current ratio? Very good question. This question is particularly asked in JIB examination. तो current asset का मतलब होता है total asset upon liability. तो जब भी आप 10/40 करेंगे, you will find 1.25. The right answer is 1.25. Question number 533. If an OD account is overdue for 539 and is adjusted from saving account, then it can be done under which right? देखिए सीधी सी बात है, जब बैंक में सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन में हम कस्टमर से बिना पूछे उसके अकाउंट को डेबिट मार सकते हैं। देयर इज नो मैंडेट ऑफ कस्टमर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अकाउंट ओवरड्यू, दैट्स कॉल्ड राइट ऑफ सेटअप। बैंक को ये पूरी आज़ादी है कि उन्होंने अगर कोई लोन दिया है और लोन ओवरड्यू हो गया है और उसके किसी भी अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसे है, तो आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो दिस पावर इज गिवन अंडर राइट ऑफ सेटअप। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 534। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए नेगेटिव बैलेंस अकाउंट? नेगेटिव में कौन सा दिखेगा? तो CC जो है वो आपके, अगर उसने लिमिट से ज्यादा विड्रॉ कर लिया है तो आपको नेगेटिव बैलेंस में दिखेगा, माइनस में दिखेगा। नेक्स्ट आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? मनी मार्केट RBI जो रेगुलेट करती है उसे मनी मार्केट बोलते हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब के सब आपके क्या होते हैं? तो मनी मार्केट के पार्ट हैं। लेकिन शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक, ये सब क्या है ना, बुल मार्केट, बियर मार्केट, ये सब क्या है? तो आपके सेबी कैलकुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करती है, तो ये कैपिटल मार्केट के पार्ट हैं। तो टी बिल हो, कॉल मनी हो, बॉन्ड हो, ये सब क्या है? कैपिटल मनी मार्केट के पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो स्टॉक एंड शेयर इज नॉट पार्ट ऑफ मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 536। इफ अ TDR इज ओपनर for E or S, that is either or survivor case, for 3 years, but after 6 months they want to transfer the authority to their son to change the name, then can it be done? देखिए क्या है, ए TDR जो FD है वो आपकी E और S, ईदर और सर्वाइवर केस में 3 साल के लिए ओपन किया गया। बाद में कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद वो चाहता है कि सन के नाम से चेंज हो जाए, तो क्या होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। TDR पे कोई भी चेंजेस पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक वो क्लोज ना हो जाए, सीधी सी बात है। और एक बात बहुत ध्यान से आप सुने कि अगर TDR 1 साल की मैच्योरिटी के लिए किसी ने मैंडेट दिया है और बिफोर 1 ईयर वो TDR ब्रेक करने के लिए आ रहा है, तो इट इज कंपल्सरी टू ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ कस्टमर ऑन द बैक साइड ऑफ TDR, राइट। दूसरी बात, अगर ये TDR आपकी E और S में बनाया गया है और 1 साल से पहले ब्रेक करना है, तो जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उन सभी का हमें क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए ऑन TDR। यस, आफ्टर मैच्योरिटी अगर मैच्योर हो गया है तो फिर कोई भी उस पर साइन कर सकता है, बट बिफोर मैच्योरिटी अगर प्री मैच्योर क्लोजर करना है तो सिग्नेचर ऑफ ईच अकाउंट होल्डर इज रिक्वायर्ड इवन दो द अकाउंट इज अंडर E और S, ईदर और सर्वाइवर मोड। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा गया कि 3 साल के लिए बनाया, 6 महीने के बाद वो चेंज करना चाहता है ना, कुछ कोई नो चेंजेस आर अलाउड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 537। ANPA बिकम डाउटफुल व्हेन इट रिमेन्स इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर मंथ। तो NPA जो है वो डाउटफुल, जैसे देखिए आपके NPA के 4 क्या है? तो पैरामीटर हैं, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और बैड लोन या फिर लॉस एसेट्स हम कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं NPA कितने साल के बाद सब स्टैंडर्ड हो जाएगा? तो आंसर इज आफ्टर 1 ईयर। बहुत बार आपने SMA 1 SMA 2 आपने पढ़ा होगा,
है ना, ना पढ़ा है तो जरूर एक बार देखें कि SMA1 का पीरियड क्या है, SMA2 का पीरियड क्या है, IRAC 1 2 3 क्या होता है. These are very very important terms. Question 538, which is following is required to complete a NEFT RTGS transaction except अकाउंट ऑफ द कस्टमर. अगर हमें कोई NEFT RTGS ट्रांजेक्शन करना है तो हमें जो अकाउंट नंबर है उसके अलावा क्या चाहिए, तो हमें इट इज कंपलसरी. देखिए जब भी हमें पैसे भेजने होते हैं NEFT RTGS के थ्रू तो हमें तीन चीजें कंपलसरी चाहिए. वन इज कॉल्ड अकाउंट नंबर, सेकंड इज कॉल्ड द नेम ऑफ द कस्टमर एंड थर्ड इज कॉल्ड IFSC. तो यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर तो नहीं दिया गया है बट IFSC कोड दिया गया है, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. 11 अल्फान्यूमेरिक का कोड होता है. तो अदर देन अकाउंट हमें IFSC कोड चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे हम IFSC को टिक मार्क करेंगे. अदरवाइज दीज 3 items are mandatory for transferring of amount under NEFT and RTGS. One is called account number, second is called the name of the account holder, and third is called IFSC, Indian Financial System code of 11 alphanumeric, where 4 first alpha represent bank name, fifth is always 0 which is common, and last 6 digits represent branch of the bank. This is what IFSC code combination is. क्वेश्चन नंबर 539, ये आपके करंट GDP पे क्वेश्चन पूछा हुआ था और एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा हुआ था जिसकी बात हम नहीं करते हैं. तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे करंट थे, इस कारण से हमने यहाँ पे स्किप कर दी हैं. तो दीज ऑल क्वेश्चन वे आस्क्ड इन CBO एग्जामिनेशन 2 years back, so you can check the difficulty level of entire question and you can analyze कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस आधार पे आप प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर CBO क्वेश्चन. थैंक यू.